गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद मुनीस नैन पर। तो आज हम 11वीं क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर 4 शुरू करेंगे, महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। तो देखिए, चैप्टर शुरू करने से पहले एक बार अर्थ के बारे में जान लेते हैं। जो हमारी अर्थ है, अर्थ का टोटल एरिया वो है आपका 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर की। जो पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल कितना है, लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। और इसी 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का कुछ भाग आपका लैंड पार्ट है और कुछ आपका वाटर पार्ट है। तो बात करते हैं वाटर एरिया की। जो वाटर एरिया है वो है 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर में से 36.11 करोड़ वर्ग किलोमीटर। अगर बात करें हम लैंड एरिया की, स्थल भाग की, तो वो है 14.89 करोड़ वर्ग किलोमीटर। तो इन दोनों के कंपैरिजन से पता चल रहा है कि जो पृथ्वी के ऊपर स्थल भाग की तुलना में जलीय भाग अधिक है आपका। तो पृथ्वी के 70.8% भाग पर जल पाया जाता है। अगर निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे? 36.11 करोड़ को 51 करोड़ से भाग दे देंगे और 100 से गुना कर देंगे तो हमारा परसेंटेज में आ जाएगा। तो वाटर एरिया आ जाएगा 70.8% भाग। अगर ऐसे ही लैंड एरिया निकालना जाए तो 14.89 करोड़ वर्ग किलोमीटर को 51 करोड़ से भाग दे दो और 100 से गुना कर दो तो हमारा लैंड एरिया परसेंटेज में आ जाएगा। तो इस तरह से पृथ्वी के 70.8% भाग पर जल और 29.2% भाग पर स्थल पाया जाता है। इसे पता चल रहा है कि जलमंडल का विस्तार स्थलमंडल से बहुत अधिक है। तो इसके बाद हम जानते हैं कि जो स्थल और जल का जो वितरण पाया जाता है उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। तो देखिए, जो उत्तरी गोलार्ध है, जो भूमध्य रेखा है, वो आपकी अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। ऊपर वाला भाग है जो नॉर्थ साइड का, वो कहलाता है आपका नदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध। जो साउथ वाला है सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। तो जो उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग अधिक है आपका और दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग अधिक है। तो समस्त स्थलखंड का 75% भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है और उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता के कारण इसे स्थलीय गोलार्ध भी कहा जाता है। देखिए, महाद्वीपों में सबसे ऊंचे स्थानों की तुलना में महासागरों की गहराई अधिक है आपकी। कि जो आपकी पृथ्वी के ऊपर जो स्थल भाग है उनके सबसे ऊंचे पॉइंट की बात करें और महासागरों के अंदर सबसे गहरे स्थान की बात करें तो जो प्रशांत महासागर में मैरियाना ट्रेंच है, मैरियाना ट्रेंच में है चैलेंजर गर्त, तो उसकी गहराई है आपकी 11,022 मीटर। इसकी तुलना में अगर हम स्थल भाग की बात करें तो स्थल भाग में जो नेपाल में है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई है आपकी 8,848 मीटर। तो इसे पता चलता है कि ऊंचाई की अपेक्षा समुद्रों में गहराई अधिक है। तो जो भूगोलवेताओं ने पृथ्वी को 7 मुख्य महाद्वीपों और 5 महासागरों में विभाजित किया है। तो आइए जानते हैं कौन से महाद्वीप हैं और कौन से महासागर हैं आपके। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्टिनेंट की, महाद्वीपों की। अकॉर्डिंग टू एरिया देखेंगे आकार के अनुसार। तो सबसे पहले और सबसे बड़ा आपका महाद्वीप है वो है आपका एशिया। एशिया के बाद दूसरे नंबर पर आता है आपका अफ्रीका। अफ्रीका के बाद आता है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के बाद आता है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के बाद है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बाद है आपका यूरोप और यूरोप के बाद है आपका ओसेनिया। देखिए, ओसेनिया में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी वगैरह कुछ छोटे मोटे वहाँ पर 8-9 द्वीप समूह हैं, देश हैं, उनको मिलाकर ओसेनिया बनता है आपका। तो ये है अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के अनुसार। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हुआ? एशिया। और सबसे छोटा कौन सा हुआ? ओसेनिया, ऑस्ट्रेलिया। तो ये थे आपके महाद्वीप जिनकी संख्या 7 है। अगर बात करें महासागरों की अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के अनुसार ही, तो सबसे बड़ा महासागर है आपका वो है आपका पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। उसके बाद दूसरा है आपका अटलांटिक ओशन जिसे आप अंध महासागर भी कहते हैं। तीसरा है आपका इंडियन ओशन, हिंद महासागर। और फोर्थ आपका सदर्न ओशन, दक्षिणी महासागर। पांचवा है आपका आर्कटिक ओशन। ये हैं आपके महाद्वीप और महासागर। तो महाद्वीपों की संख्या है 7 और महासागरों की संख्या है 5। तो आइए अब इनकी लोकेशन देखते हैं मैप के ऊपर। तो देखिए, सबसे बड़ा कौन सा है? ये है आपका एशिया। एशिया के बाद दूसरा था आपका अफ्रीका। अफ्रीका के बाद तीसरा है आपका नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद है साउथ अमेरिका। उसके बाद था आपका अंटार्कटिका जो साउथ में है बिल्कुल। उसके बाद
एशिया के साथ लगता है, ये आपका नेक्स्ट था यूरोप और नीचे है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ये हैं आपके 7 मुख्य महाद्वीप। तो अब बात करते हैं महासागरों की। तो सबसे पहला था, सबसे बड़ा ये था आपका पैसिफिक ओशन। देखिए मैप पे दो तरफ आपको पैसिफिक ओशन दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपकी पृथ्वी कैसी है, गोलाकार है। तो अगर उस गोल को कहीं से खोलेंगे, चपटी सतह पर प्रदर्शित करेंगे, तो वो 2 टुकड़ों में बंटेगी। तो इसी कारण से आपका पैसिफिक ओशन दोनों तरफ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा आपका महासागर है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है आपका अटलांटिक ओशन, जो एस के आकार का है आपका, जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच में स्थित है। अगर पैसिफिक ओशन की बात करें तो वो आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है आपका इंडियन ओशन, हिंद महासागर, कि विश्व का एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है। तो जो इंडियन ओशन है इसकी शेप आपकी एम के आकार की है। जैसे हमारे यहाँ जो अरब सागर हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गई, तो ये भी इंडियन ओशन के ही भाग हैं। नेक्स्ट था हमारा आर्कटिक ओशन। तो देखिए जो नॉर्थ पोल है, उत्तर में नॉर्थ पोल के चारों ओर कौन सा महासागर फैला, वो फैला हुआ है आपका आर्कटिक ओशन। नेक्स्ट है आपका सदर्न ओशन, दक्षिणी महासागर, कि लगभग जो महासागर आपके प्रशांत महासागर, अटलांटिक और इंडियन ओशन है, इनका जो दक्षिण वाला भाग था लगभग 60 डिग्री से नीचे वाला, तो उस सभी को मिलाकर एक महासागर का नाम दिया गया, वो है आपका दक्षिणी महासागर। तो आकार के अनुसार सबसे बड़ा था आपका प्रशांत महासागर, उसके बाद दूसरे नंबर था अटलांटिक महासागर, तीसरे नंबर पर था इंडियन ओशन, हिंद महासागर, फोर्थ था आपका सदर्न ओशन, दक्षिणी महासागर, और फिफ्थ था आपका आर्कटिक ओशन। तो ये है आपका महाद्वीपों और महासागरों का वितरण। तो देखिए जैसे आज हमें महासागर और महाद्वीपों की स्थिति दिखाई दे रही है पृथ्वी के ऊपर, हमेशा ऐसी ही नहीं थी, इसमें परिवर्तन होते रहे हैं। इसके अतिरिक्त यह भी एक तथ्य है कि आने वाले समय में भी महाद्वीपों और महासागरों की स्थिति आज जैसी नहीं होगी, कि महाद्वीपों और महासागरों की जैसी स्थिति आज मानचित्र पर दिखाई दे रही है हमेशा ऐसी नहीं है। यह भी एक तथ्य है कि आने वाले समय भी महाद्वीप और महासागरों की स्थिति आज जैसी नहीं रहेगी। तो प्रश्न उठता है कि इनकी स्थिति पहले कैसी थी, इनमें परिवर्तन कैसे हुआ, इस परिवर्तन होने के कारण क्या थे। तो अगर इनकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो वैज्ञानिक यह सब कैसे जानते हैं। तो इन्हीं सभी प्रश्नों और उससे संबंधित प्रश्न ही इस अध्याय का विषय रहेंगे। तो अब पढ़ते हैं महाद्वीपीय प्रवाह से विचार, कि जो महाद्वीपीय प्रवाह कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, इसका विचार किस किस ने दिए। तो देखिए अनेक वैज्ञानिकों ने महाद्वीपीय विस्तार से संबंधित या महाद्वीपीय प्रवाह से संबंधित अपने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। तो सबसे पहला जो विचार प्रस्तुत किया वो थे अब्राहम ऑर्टेलियस। ये एक डच मानचित्रकार थे। तो इन्होंने 1596 में सबसे पहले एक विचार प्रस्तुत किया था कि अगर उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, इनको एक दूसरे के पास ले जाकर जोड़ दिया जाए तो इनकी तटरेखाएं एक दूसरे से जुड़ जाएंगी आपकी। तो सबसे पहला विचार इन्होंने प्रस्तुत किया था। उसके बाद एंटोनियो पेलेग्रिनी थे एक, तो इन्होंने ये एक मानचित्रकार थे, इन्होंने एक मानचित्र बनाया था कि जिसमें 3 महाद्वीपों को इन्होंने इकट्ठा दिखाया था। तो महाद्वीपों और महासागरों के वर्तमान वितरण और उत्पत्ति से संबंधित अनेक विद्वानों ने अपनी अपनी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की, जिनमें से सबसे जो सर्वमान्य सिद्धांत है वो है आपका वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो अब पढ़ते हैं वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में। जो अल्फ्रेड वैगनर हैं ये जर्मनी के थे, एक प्रसिद्ध जलवायुवेता और भूशास्त्रवेता थे। तो इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन 1912 में किया था। तो देखिए 1912 में इन्होंने जो ये थ्योरी दी थी ये इन्होंने जर्मन भाषा में दी थी। तो जर्मन भाषा में होने के कारण लोगों का इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं गया। उसके बाद 1924 में इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। तो जैसे ही इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया तो इस थ्योरी ने चारों ओर धूम मचा दी थी बिल्कुल, कि सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था।
तो इस सिद्धांत का विकास, देखिए उन्होंने डायरेक्ट नहीं खोजा था ये, तो इस सिद्धांत का विकास पृथ्वी के विभिन्न भागों में जलवायु संबंधी परिवर्तनों के कारण को ढूंढते ढूंढते अचानक हुआ था। कि वो क्या थे, जलवायु वेता थे, तो पृथ्वी के अलग अलग भागों की जलवायु की स्टडी कर रहे थे। तो उसे कुछ ऐसे फैक्ट मिले कि उसने सोचा कि या तो जलवायु में परिवर्तन हुआ है विश्व की में, या ये महाद्वीपीय टुकड़े इधर से उधर खिसक रहे हैं। तो देखिए, तो जलवायु संबंधी परिवर्तनों की व्याख्या करने के लिए उनके मस्तिष्क में दो परिकल्पनाएं उत्पन्न हुई थी कि यदि महाद्वीप अपनी जगह स्थिर रहे हैं, कि महाद्वीपों में मूवमेंट नहीं हो रही है, तो हो सकता है जलवायु कटिबंध प्रदेश एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की ओर स्थानांतरित रहे होंगे। पहला क्या विचार आया कि मान लीजिए महाद्वीप स्थित हैं, उनकी जलवायु में परिवर्तन हुआ है, जलवायु कटिबंध ही एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की ओर स्थानांतरित रहे होंगे। लेकिन यह नहीं हो सकता, क्योंकि जो जलवायु है ये आपके सूर्य और पृथ्वी की स्थिति के अनुसार है, सूर्य और पृथ्वी की स्थिति के अनुसार है। तो दूसरा इसके मन में आया कि अगर जलवायु कटिबंध स्थिर रही हैं, कि जलवायु तो जैसी आज पाई जाती है अलग अलग भागों में, कहीं उष्ण कटिबंधीय है, कहीं शीतोष्ण, कहीं शीत कटिबंधीय है, टोरेड हो गई, टेम्परेट हो गई, पोलर हो गई, तो जलवायु कटिबंध तो अपनी जगह स्थिर रहे, तो हो सकता है महाद्वीपों का स्थानांतरण हुआ होगा, कि जो महाद्वीप है पहले और कहीं हो गए, सरक सरक के आज ये इन लोकेशन पर चले गए हैं। तो जो वैगनर महोदय थे वो दूसरा जो इनकी परिकल्पना थी, हाइपोथेसिस थी, इसके साथ गए। तो देखिए इन्होंने क्या थ्योरी दी है, क्या थी ये आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले कार्बोनिफेरस युग में सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे और एक ही स्थलखंड के रूप में थे। देखिए लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले की बात कर रहे हैं कि जो सारे के सारे महाद्वीप हैं वो एक स्थलखंड के रूप में जुड़े हुए थे, और वैगनर ने इस जो बड़ा स्थलखंड है इसे नाम दिया था पेंजिया, कि जो ये एक बड़ा स्थलखंड है इसके रूप में सारे के सारे महाद्वीप जुड़े हुए थे, और इस बड़े स्थलखंड को नाम दिया था पेंजिया। उसके बाद देखिए पेन क्या होता है, आल, और जिया होता है अर्थ या पृथ्वी। तो क्या बन गया, पेंजिया का अर्थ क्या बन गया, संपूर्ण पृथ्वी की संपूर्ण स्थल भाग आपका पहले पेंजिया के रूप में था। उसके बाद जो पेंजिया था इसके चारों ओर जो आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, तो पेंजिया चारों ओर से एक विशाल महासागर से घिरा हुआ था, और वैगनर ने उस विशाल महासागर को नाम दिया पेंथालासा। तो पेन मतलब आल और थालासा मतलब ओशन, कि सभी महासागर या जल ही जल। तो देखिए लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले ना आपके इतने सारे महाद्वीप थे, ना इतने सारे महासागर थे। एक महाद्वीप था उसका नाम था पेंजिया, एक महासागर था उसका नाम था पेंथालासा। तो एक स्थलखंड था उसे तो पेंजिया कहा, और जो जलखंड था जल वाला भाग था उसे कहा पेंथालासा। तो लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले, 35 करोड़ वर्ष पहले सारे इकट्ठे थे, तो बात करते हैं लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले जो बड़ा महाद्वीप था पेंजिया, उसका विभाजन आरंभ हुआ, वो दो टुकड़ों में टूटने लगा आपका। तो जो दो टुकड़े थे उनमें से जो उत्तर वाला था वो कहलाया आपका लोरेसिया, और जो नीचे वाला था वो कहलाया आपका गोंडवाना लैंड। तो पेंजिया दो भागों में टूटा, ऊपर वाला लोरेसिया या आप कह सकते हो अंगारा लैंड, और जो नीचे वाला टुकड़ा था वो था आपका गोंडवाना लैंड। तो जब पेंजिया का विभाजन हो रहा था तो इसके बीच में जो गैप बना, कि जो इसके बीच में गैप बना और वहाँ पर पानी भर गया, तो उससे निर्माण हुआ यहाँ पर टैथिस सागर का। इसका निर्माण हुआ यहाँ पर टैथिस सागर का, कि जो उत्तर वाला टुकड़ा था लौरेसिया वो ऊपर की तरफ जा रहा था, जो दक्षिण वाला था जो आप गोंडवाना लैंड कहते हैं वो नीचे की तरफ। तो इन दोनों के बीच में जो गैप आया वहाँ पर महासागरों का पानी भर गया, और उससे निर्माण हुआ आपका टैथिस सागर या टैथिस भूसंधि का। तो जो टैथिस भूसंधि थी या टैथिस सागर थी, टैथिस सागर से उत्तर वाला भाग कहलाया लोरेसिया या अंगारा लैंड, और इसका दक्षिण वाला भाग कहलाया गोंडवाना लैंड। तो देखिए लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया का विभाजन शुरू हुआ, दो टुकड़ों में टूटा, उत्तर वाला भाग था वो कहलाया लोरेसिया या अंगारा लैंड, दक्षिण वाला भाग कहलाया आपका गोंडवाना लैंड, और इन दोनों के बीच में एक सागर का निर्माण हुआ, वो था आपका टैथिस सागर।
तो इसके बाद आने वाले समय में जो आपका अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड है, धीरे धीरे अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया और उसी से ये सरक सरक कर आज के महाद्वीपों के रूप बने हैं। तो जो आपका उत्तर वाला टुकड़ा था, जो आपका उत्तर वाला टुकड़ा था लॉरेशिया, और जो नीचे दक्षिण वाला कौन सा था, गोंडवाना लैंड। तो जो लॉरेशिया है आपका, तो इससे बने आपके उत्तर अमेरिका, ग्रीनलैंड और यूरेशिया। उत्तर अमेरिका, ग्रीनलैंड और यूरेशिया, यूरोप और एशिया कंबाइंड इसमें विभाजित हो गया। उसके बाद जो गोंडवाना लैंड था, इससे बने आपके दक्षिण अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, मेडागास्कर हो गया, भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अंटार्कटिका हो गया। तो वो इसमें विभाजित हो गया। तो देखिए भारत किसका भाग है, भारत आपके गोंडवाना लैंड का भाग है। ऊपर वाले अगर डायग्राम में देखें तो देखिए अफ्रीका के साइड में भारत दिखाई दे रहा है, ऊपर यूरेशिया के साथ कहीं लोकेशन नहीं है भारत की। तो भारत जो नीचे ऑस्ट्रेलिया के साथ था, यहाँ से सरक सरक के बाद में यूरेशियाई प्लेट से जाकर टकराया है, जो नेक्स्ट पार्ट में हम इसमें स्टडी करेंगे। तो देखिए एक बार देखते हैं कैसे थे। देखिए पहले पेंजिया था, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे आने वाले टाइम में ये अलग अलग टुकड़ों में विभाजित होता गया और आज के महाद्वीपों की स्थिति में पहुंच गया। तो ये थी आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो अब कुछ एविडेंस भी प्रस्तुत किए वैगनर महोदय ने कि जो महाद्वीपों का स्थापन हुआ है उसको प्रूफ करने के लिए कुछ अपनी थ्योरी भी दी। तो पहली थी उसकी कि महाद्वीपीय तटों में साम्य स्थापन, द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स कोस्ट। कि जो अटलांटिक महासागर का एग्जाम्पल दिया था, साम्य स्थापन मतलब जिग्सा फिट, कि अटलांटिक महासागर के पूर्वी और पश्चिमी तटों के आकार में, कि अटलांटिक महासागर है ये जो बीच वाला पार्ट है जहाँ पर आकर दोनों टकरा रहे हैं ना, ये बीच वाला पार्ट है अटलांटिक महासागर। तो इसके दोनों ओर के तटों में आश्चर्यजनक समानता पाई जाती है। दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट को, कि जो दक्षिण अमेरिका है नीचे वाला है, उत्तर अमेरिका नीचे वाला दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट को अगर अफ्रीका के पश्चिमी तट से मिला दिया जाए तो वह एक जैसे फिट बैठने लगेंगे। उसी प्रकार उत्तर अमेरिका का पूर्वी तट और पश्चिमी यूरोप के तट को भी मिलाया जा सकता है। तो उसने सबसे पहला एविडेंस ये प्रस्तुत किया था अपना। तो 1964 में बुलर्ड एक कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार किया और जो आज की तटरेखा से 1000 पैदम की गहराई की तटरेखा के साथ किया गया था। तो उसमें देखा गया कि जो आपका अटलांटिक महासागर के दोनों तरफ के महाद्वीपों के किनारे हैं, अगर उनको मिलाया जाए तो वो एक दूसरे में बिल्कुल फिट बैठते हैं। तो उनके सिद्धांत के पक्ष में पहला प्रमाण ये था। दूसरा है आपका महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता, रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस दी ओशन। तो देखिए रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड है, रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड, रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण विधि। तो इस मेथड की सहायता से हम चट्टानों की आयु का पता कर सकते हैं। तो रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड से महासागरों के पार महाद्वीपों की चट्टानों के निर्माण के समय को सरलता से जाना जा सकता है। तो जब चट्टानों की स्टडी की गई तो 200 करोड़ वर्ष प्राचीन शैल समूह की एक पट्टी ब्राज़ील के तट पर मिली, ब्राज़ील है आपका दक्षिण अमेरिका में, और दूसरी मिली जो पश्चिमी अफ्रीका के तट पर। एक तो मिली है आपकी ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में, दूसरी मिली आपकी अफ्रीका में, तो जो आपस में मेल खाती है। तो इन दोनों पट्टियों की जो एज थी, जो स्ट्रक्चर था, वो समान पाया गया। तो दक्षिण अमेरिका अफ्रीका की तटरेखा के साथ, कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका की तटरेखा के साथ देखिए जो ये वाला है आपका, ये वाला तो है आपका दक्षिण अमेरिका, और ये वाला है, ये है आपका अफ्रीका है, ये वाला, ये बीच में आपका अटलांटिक ओशन है यहाँ पर। तो यहाँ की जो रॉक्स थी और जो यहाँ की रॉक्स थी, देखिए सेम स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, सेम डॉट लगे हुए हैं, तो मतलब एक सी प्रकार की चट्टानें पाई गई। 200 करोड़ वर्ष पुरानी है, लेकिन
बीच में बहुत ज़्यादा दूरी है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही टाइम में दोनों जगह पर ये एक्टिविटी हुई और इसी प्रकार की चट्टानें बनी हुई। तो इससे पता चलता है कि पहले ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए थे। दूसरा क्या था कि दक्षिण अमेरिका अफ्रीका की तटरेखा के साथ पाए जाने वाले आरंभिक समुद्री निक्षेप जुरासिक काल के हैं। कि जो दक्षिण अमेरिका और जो अफ्रीका है, इस वाले एरिया के और इस वाले एरिया में जो भी समुद्री निक्षेप पाए गए हैं इनके आसपास के चट्टानों में, तो वो आपके जुरासिक काल से हैं। जुरासिक काल से पहले वाले किसी भी जीव के वहाँ साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जुरासिक काल से पहले यहाँ पर महासागर था ही नहीं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए भाग थे। जुरासिक काल के बाद ये टूटना इधर शुरू हुए, इनके बीच में पानी आया, महासागरों का निर्माण हुआ और जीवों की उत्पत्ति हुई। तो दूसरा उनके संबंध में प्रमाण ये था। तीसरा था आपका टिन लाइट। तो टिन लाइट क्या होती हैं? टिन लाइट वेव सादी चट्टानें होती हैं जो हिमानी के निक्षेप से बनती हैं। कि जब लंबे समय तक वहाँ पर ग्लेशियर या हिमानी रहती हैं तो उसके वो निक्षेपण करता रहता है, उसी से निर्माण होता है टिन लाइट का। तो जो कार्बोनिफेरस युग था उसमें जो गोंडवाना श्रेणी के थे, देखिए दो भाग किए थे हमने पेंजिया के। ऊपर वाला तो था हमारा लोरेशिया या अंगारा लैंड और नीचे वाला था हम गोंडवाना लैंड। तो बात कर रहे हैं कार्बोनिफेरस युग में गोंडवाना लैंड में। तो गोंडवाना श्रेणी में जो भारत था, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, फाकलैंड द्वीप समूह, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में हिमानी निक्षेप पाए गए हैं। इन हिमानी निक्षेपों से पुराने समय की जलवायु और महाद्वीपों के विस्थापन के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। क्योंकि आप देखेंगे इनमें से ज़्यादातर आज के टाइम पे ज़्यादातर बर्फ़ कहाँ गिरती है या ग्लेशियर कहाँ पाए जाएंगे? आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर मिलेंगे। बीच वाले भाग है जो आपका उष्ण कटिबंध है, वहाँ बिल्कुल ज़्यादा गर्मी होती है, ग्लेशियर नहीं मिलते। उसके बाद शीतोष्ण शीत कटिबंध वाले एरिया में ग्लेशियर पाए जाते हैं आपके। लेकिन हिमानी के निक्षेप मिले हैं कि बर्फ़ के होने के सबूत कहाँ मिले हैं? दक्षिण अमेरिका में मिले हैं, अफ्रीका में मिले हैं, आपके भारत में मिले हैं, अंटार्कटिका में मिले हैं, ऑस्ट्रेलिया में मिले हैं, अफ्रीका के साइड में छोटा सा द्वीप है एक मेडागास्कर, वहाँ पाए गए हैं। तो इन सभी में टिन लाइट के निक्षेप पाए गए हैं। तो इससे बात साबित क्या होती है? इससे साबित होता है कि पहले वाले समय में जो कार्बोनिफेरस युग था ये कहाँ थे? ये आपके शीत जलवायु वाले क्षेत्र में स्थित थे जो बर्फ़ से ढके हुए थे। तो धीरे धीरे इनमें विस्थापन शुरू हुआ और ये आज की वर्तमान स्थिति पर पहुँचे हैं। नेक्स्ट है आपका प्लेसर निक्षेप। तो देखिए प्लेसर होता क्या है, एक बार ये जान लीजिए कि प्लेसर वे निक्षेप हैं जिन्हें वहन करता माध्यम, जो उठाने वाला माध्यम कैरिंग मीडियम है, उस स्थान पर जमा कर देता है जहाँ पर उस उठाने वाले जो मीडियम है उस माध्यम की वहन शक्ति लगभग समाप्त हो जाती है। तो ये अफ्रीका के घाना तट पर, अफ्रीका के घाना तट पर सोने के बड़े निक्षेप पाए जाते हैं और उनकी उद्गम चट्टानों की वहाँ अनुपस्थिति एक आश्चर्यजनक तथ्य है। तो देखिए अफ्रीका में यहाँ लोकेशन है आपके घाना की, और कलर ले लेते हैं। तो यहाँ पर लोकेशन पड़ती है आपके घाना की। तो यहाँ पर सोने के बड़े निक्षेप पाए गए हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में सोने की परतें पाई गई हैं। लेकिन उनकी उद्गम चट्टानें कि जिससे उनका निर्माण होता है वो यहाँ मिली ही नहीं है। जो सोना युक्त उद्गम चट्टानें हैं वो पाई गई आपके ब्राज़ील में। जो सोना युक्त उद्गम चट्टानें हैं वो मिली हैं आपके यहाँ पर। तो देखिए निक्षेप तो मिले हैं आपके यहाँ पर, और जो वो चट्टानें हैं जिससे उत्पत्ति हुई है वो हुई मिले हैं आपके यहाँ पर। तो इससे स्पष्ट होता है कि घाना में मिलने वाले जो सोने के निक्षेप हैं वो ब्राज़ील के पठार से उस समय निकले होंगे जब ये दोनों महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे। कि ये दोनों जब एक दूसरे के पास से उस समय आपके ब्राज़ील से वो आपके निक्षेप निकले होंगे और घाना वाले एरिया में जमा हो गए होंगे। उसके बाद ये महाद्वीप एक दूसरे से टूटकर अलग हो गए और दोनों एक दूसरे से दूर चले गए। तो ये भी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में एक प्रमाण है। नेक्स्ट है आपका जीवाश्मों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स।
तो देखिए, ग्लोसोपेट्रिस एक वनस्पति है आपकी, एक पौधा है, नामक पौधे के जीवाश्म दक्षिण अमेरिका कहाँ कहाँ पाए गए हैं? दक्षिण अमेरिका में। देखिए जो ग्रीन कलर वाला है, जो ग्रीन कलर में दिखाई गया है, यही है आपके इसके अक्षेत्र, ये वाला आपका। तो देखिए इस पौधे के जीवाश्म दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं, उसके बाद अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं, भारत में पाए जाते हैं, फाकलैंड द्वीप समूह है वहाँ पाए जाते हैं, आगे आपका ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पाए गए हैं, अंटार्कटिका है वहाँ पाए गए हैं। तो इस पौधे के जो जीवाश्म हैं इतने महाद्वीपों में पाए गए हैं। कौन से? दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, फाकलैंड हो गया, भारत हो गया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। एक ही युग की चट्टानों में पाए गए हैं। तो इससे प्रमाणित करता है कि किसी समय में सभी स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे। उसके बाद बात करें लैमूर की, तो लैमूर एक छोटा सा, देखिए जो ग्लोसोपेट्रिस है ये एक छोटा सा पौधा होता है। ऐसा तो है नहीं है कि इस पौधे के जो बीज थे वो इतनी हज़ारों किलोमीटर की दूरी पर इतने अलग अलग महाद्वीपों में फैल गए हों। दूसरा है आपका लैमूर, कि जो लैमूर एक छोटा सा जीव है कि भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका में, भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका में कुछ वैज्ञानिकों ने में जो लैमूर मिलते थे, तो कुछ वैज्ञानिकों ने तीनों स्थलखंडों को जोड़कर एक नए स्थलखंड का नाम दिया और उसे लैमूरिया कहा। किस किस को जोड़कर? भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका को जोड़कर। नेक्स्ट बात करें तो मेसोसोर्स की आपका, कि रेंगने वाला एक सरीसृप होता है मेसोसोर्स, छोटा सा। तो जो ये रेंगने वाला जीव है जो केवल उथले खारे पानी में ही रह सकता है, इसकी अस्थियां केवल दक्षिण अफ्रीका और पूर्वी दक्षिण अफ्रीका में ही मिली हैं। कि जो मेसोसोर्स है, छोटा सा रेंगने वाला सरीसृप होता है, ये वाला है आपका मेसोसोर्स। तो इसकी जो अस्थियां थी, इसके जो जीवाश्म है वो मिले हैं आपको दक्षिण अमेरिका और सिर्फ दक्षिण अफ्रीका वाले भाग में, इस वाले भाग में ही ये पाए गए। छोटा सा जीव है, कैसे? लगभग मीठे पानी में या उथले खारे पानी में रहता है ये। तो इससे क्या पता चलता है? इसे पता चलता है कि पहले ये महाद्वीप जुड़े हुए थे। अगर मान लीजिए ये इतनी दूर तैर कर गया है, लगभग 4800 किलोमीटर के आसपास का एरिया है जो क्रॉस करके ये गया है आपका, अगर ये इतनी दूर तैर कर गया तो यह सभी महाद्वीपों पर जाता, इसी पर क्यों गया है? दूसरा, उथले खारे पानी में रहता है, गहरे पानी में तो रह ही नहीं सकता ये। तो दोनों स्थान आज से 4800 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि यह जीव इतने विशाल समुद्र को तैरकर पार करने में सक्षम होता तो सभी महाद्वीपों में पाया जाता, परंतु ऐसा नहीं है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका कभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है आपका कोयला निक्षेपों की स्थिति, लोकेशन ऑफ कोल डिपॉजिट्स। देखिए जो कोयला है वो वहाँ पाया जाता है जहाँ गहन वनस्पति किन्हीं कारणों से धरातल के नीचे दब गई है आपकी। तो कोयला निक्षेप का वर्तमान में शीतल जलवायु वाली दशाओं वाले, तो देखिए जो उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है जहाँ पर अनुकूल जलवायु पाई जाती है, तो उन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा वनस्पति पाई जाती है, तो उन्हीं क्षेत्रों में आपके कोयला मिलना चाहिए था। लेकिन जो कोयला निक्षेपण का वर्तमान में जो डिपोजिशन पाया जाता है, जो निक्षेप पाए गए हैं, वो शीतल जलवायु वाली दशाओं वाले उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, जो अपलेशियन वगैरह वाला एरिया है, ब्रिटेन के कुछ हिस्से हैं उनमें स्थित है। तो कैसी जलवायु? सी जलवायु वाले क्षेत्र हैं। अंटार्कटिका है जो आपका दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में जो दक्षिणी ध्रुव के पास जो महाद्वीप पाया जाता है जिस पर बर्फ़ जमी रहती है, वहाँ भी कोयले के निक्षेप पाए गए हैं। लेकिन हम आज की तुलना में देखें तो वहाँ पर वनस्पति है ही नहीं है, तो वहाँ पर कोयला कैसे जमा हो गया? तो ये इस बात का संकेत करते हैं कि पूर्व में यह सभी महाद्वीप किसी उष्ण जलवायु वाले क्षेत्र में थे, कि पहले ही इनकी लोकेशन ये नहीं थी, किसी उष्ण जलवायु वाले क्षेत्र में थी। तो बाद में क्या हुआ, ये महाद्वीप विस्थापित हो गए और अलग अलग भौगोलिक स्थितियों में पहुंच गए हैं। तो इस तरह से जो वैगनर महोदय थे उसने जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में ये प्रमाण प्रस्तुत किए। तो अब जो महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है, जो ड्रिफ्ट हुआ है, उससे रिलेटेड
दो फोर्स बताई हैं उसने, कि प्रवाह संबंधी दो बलों का वर्णन किया है। पहला है आपका पोलर फ्लिंग फोर्स, ध्रुवीय फ्लिंग बल। तो देखिए यह होता क्या है कि यह एक ऐसा बल था जिसके कारण महाद्वीप ध्रुवों की तरफ गति करने लगे। पोलर फ्लिंग, ध्रुवीय गति, कि जो महाद्वीप किस तरफ जाने लगे, ध्रुवों की तरफ। जो उत्तर वाला था आपका लोरेशिया था, वो तो चला गया उत्तरी ध्रुव की और गति करने लगा। जो दक्षिण वाला था गोंडवाना लैंड, वो आपका दक्षिणी ध्रुव की तरफ गति करने लगा। तो जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही पृथ्वी के आकृति कैसी संपूर्ण गोले जैसी नहीं है। तो जो पृथ्वी घूमती है, यह बल किससे उत्पन्न होता है, इस बल की उत्पत्ति भी पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही होती है। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही पृथ्वी की आकृति संपूर्ण गोले जैसी नहीं है, बल्कि जो भूमध्य रेखा पर आपकी पृथ्वी क्या है, बाहर की ओर उभरी हुई है और ध्रुवों पर नीचे की ओर पिचकी हुई है। तो दूसरा था इसका ज्वारीय बल बताया। तो जो ज्वारीय बल ये सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण पैदा होता है, जिसके कारण महासागरों में ज्वार पैदा होते हैं। तो वैगनर का मानना था कि जो करोड़ों वर्ष के दौरान यह बल प्रभावशाली, कि करोड़ों वर्ष पहले यह बल इतने ज़्यादा प्रभावशाली हो गए कि जो महाद्वीपों का विस्थापन करने में सक्षम हो गए। तो इस बल के कारण ही महाद्वीप पश्चिम दिशा में खिसक गए। जो उत्तर और दक्षिण अमेरिका जो पश्चिम दिशा में खिसका है, तो उन्होंने कहा कि वो ज्वारीय बल के कारण खिसका है। तो देखिए जो ज्वारीय बल होता है ये क्या करता है, जो पृथ्वी की घूर्णन गति है उस पर रगड़ का काम करता है, उसको रोकने का काम करता है। तो सूर्य, इन्होंने कहा था कि जो सूर्य और चंद्रमा की जो गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज़्यादा हो गया था कि उसने जो पृथ्वी के घूर्णन की गति थी उसको प्रभावित करना चाहा। तो वो उस घूर्णन गति को तो रोक नहीं सका, लेकिन पृथ्वी के ऊपर जो महाद्वीप थे उसने उनके ऊपर प्रभाव जरूर डाला। तो इसीलिए वो जो पृथ्वी की घूर्णन गति के साथ रोटेट नहीं कर सके, उससे पीछे रह गए और इसीलिए महाद्वीप पश्चिम दिशा की ओर खिसक गए। तो बहुत से वैज्ञानिकों ने इन दोनों बलों को महाद्वीपीय विस्थापन के लिए सर्वथा अपर्याप्त समझते हैं, कि बहुत से वैज्ञानिकों ने क्या किया, इन दोनों बलों को नकार दिया कि महाद्वीपीय विस्थापन के लिए ये दोनों बल ही योग्य नहीं है, कि मतलब इन्हीं से महाद्वीपीय विस्थापन नहीं हो सकता। तो इस तरह से ये था आपका महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। अब कुछ इसकी आलोचनाएं भी की गई, इस सिद्धांत की आलोचनाएं भी हुई हैं, कि जैसे सबसे पहले तो यही था कि वैगनर ने जैसे कहा था कि कार्बोनिफेरस युग में जुड़े थे, उसके बाद टूट गए। तो सबसे पहला तो यही आलोचना थी कि उससे पहले किस कारण से जुड़े हुए थे, उससे पहले क्यों नहीं टूटे, ये पेंजिया का जो विभाजन है उससे पहले क्यों नहीं हुआ। दूसरा है आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल था, जो ज्वारीय शक्ति थी, इसके कारण महाद्वीपों का जो प्रवाह हुआ है, विस्थापन हुआ है, उसको सही नहीं मानते हैं। क्योंकि अगर उस टाइम इतनी ज्वारीय शक्ति थी तो आज वो ज्वारीय शक्ति कहाँ गई, और आज की तुलना में लगभग 90 से 100 अरब गुना अधिक ज्वारीय शक्ति की आवश्यकता होती। अगर इतनी ज़्यादा ज्वारीय शक्ति होती तो वो पृथ्वी का जो घूर्णन है उसको ही बंद कर देती। तो इस तरह से इसकी आलोचनाएं की गई। तीसरा था जैसे जिग्सा फिट वाला था, साम्य स्थापन था, कि अगर ब्राज़ील को, कि आपके दक्षिण अमेरिका और अगर अफ्रीका को मिलाया जाए तो मिलाने के बाद भी इन दोनों के बीच में 15 डिग्री का कोण खाली रह जाता है, तो वो बिल्कुल फिट नहीं बैठते हैं आपके। तो इस प्रकार यदि इसके प्रत्येक पहलू पर विचार किया जाए, कि जो ये थ्योरी दी गई थी इसके प्रत्येक पहलू पर विचार किया जाए, तो वैगनर का सिद्धांत लगभग गलत साबित होता है। लेकिन फिर भी वैगनर का प्रयास क्या रहा है, सराहनीय रहा है, क्योंकि उन्होंने प्रवाह सिद्धांत द्वारा पृथ्वी की अनेक भौगोलिक और जो भूगर्भीय समस्याएं हैं उनको सुलझाने का प्रयास किया है। तो हालांकि एक बार वैगनर का जो थ्योरी थी यह कमज़ोर पड़ने लगी थी, लेकिन दोबारा से जब नेक्स्ट आएगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत आया, तो इस सिद्धांत को दोबारा बल मिल गया। क्योंकि वर्तमान में यह विचार भी सत्य है, यह विचार मान्य है कि महाद्वीप एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसक रहे हैं आपकी। तो ये था आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो इस चैप्टर में आज हम यहीं तक करते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे जैसे कन्वेक्शनल करंट हो गई आपका, मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर हो गई,
प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हो गई। तो नेक्स्ट वाले पार्टों में हम ये इसके पार्ट या अलग अलग थ्योरीज पढ़ेंगे। तो आशा है आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो जल्द ही मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।